हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और टॉपिक तो आज वैसे बहुत आसान लगेगा आप लोग को, क्योंकि लगेगा यार अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, आपसे कहाँ क्वेश्चन बन के आता है। तो बिल्कुल सही बात है, इधर क्वेश्चंस नहीं बन के आते हैं। हालांकि इस पे पिछले 3 सालों में एक ही टाइप के क्वेश्चन बन के आए, मैं वो बताऊंगा अभी। हालांकि जो आए हुए क्वेश्चन है, हम तो अभी आए हुए क्वेश्चन लगा रहे हैं, ध्यान देना। ये कोई जियोग्राफी की डिटेल क्लास नहीं है, यहाँ पे हम लोग आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अराउंड जो चीज़ें वो सब समझने की कोशिश करें। तो हमारी एक क्लासेस हो चुकी हैं, ओके। ये हमारी दूसरी क्लास होने जा रही है अब, यानी एक क्लास हमारा सौरमंडल के ऊपर हो गया, ये हमारी दूसरी क्लास है आपका अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के ऊपर, और इनके अनुप्रयोग के ऊपर देख लेंगे। अराउंड 25-30 क्वेश्चन इसके ऊपर होगा, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। पहले आधे घंटे के राउंड की वीडियो रहेगी, तो ध्यान धैर्य से समझ लेना है। अच्छा, एक काम आप लोग पैरेलली और कर लेना, आपको क्या करना रहेगा ना, थोड़ा ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्या होगा, इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो रमन सर इस तरीके से आपको इंडियन ज्योग्राफी का मैप ले लेना होगा, और रमन सर जैसे कराते जा रहे हैं ना, कर जाना। देखो, ज्योग्राफी करने के लिए अगर आप शॉर्ट वीडियो का प्रयोग करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। शॉर्ट वीडियो, जैसे शॉर्ट वीडियो में वो ट्रिक्स होती है कि यार भूमध्य रेखा पे स्थित देश कौन से, कर्क रेखा पे स्थित देश कौन से हैं, मकर रेखा पे स्थित देश कौन है, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, खासतौर पर रिवर्स से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से देखोगे ना, ये जितनी नोट्स आपको क्या करना है, इसी तरीके से बनाना है। थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस का सेपरेटली टॉपिक जहां पे आपको ना समझ में आए, सहारा लो, बहुत बढ़िया वीडियोस आपके नोट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी जो कि रमन सर करा रहे हैं, ये नोट्स का पीडीएफ मैंने शेयर भी कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसी तरीके से आपको क्या करना है ना, सपोज थोड़ा सा ये मुड़ गया है, बट आपको क्या करना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी, अगर आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप ले लो, कम से कम 25-30 फोटो कॉपी इसका ले लो, नहीं मिले तो गूगल से डाउनलोड करो, फोटो कॉपी नहीं करवा लो, तो 25-30 लेके अपने पास रख लो। अभी हम लोग जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ाएंगे तो रफ प्लॉटिंग करना बहुत आसान रहेगा, और जाहिर सी बात है कि यहां से क्वेश्चन बन के आएंगे तो इजीली आप लोग लगा लेंगे। लगभग 50% क्वेश्चन आपके इस मैपिंग के नोट से आ जाएंगे, और बहुत आराम से लग जाते हैं पेपर में क्वेश्चन। अब लोग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से, किसी को ये तो नहीं है कि सर अक्षांश रेखा का डेफिनेशन बता दीजिए, देशांतर रेखा का डेफिनेशन बता दीजिए, तो ये तो सबको पता है, जो यूपीएससी का प्री देने जा रहा है, तो इतने बेसिक पे डिस्कस नहीं करने जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं, देखो, जो डी और 0 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। अब सोचो होता है, जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ निकलते हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की तरफ, या देखो ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ निकलते हैं तो हमारे पास क्या है, कुल 90 हमको अक्षांश सर्कल मिलने स्टार्ट होते हैं, यानी हमको कुल 90 लैटिट्यूडनल सर्कल्स मिलते हैं या लैटिट्यूडनल लाइंस मिलती हैं, ठीक। और एक जो दो लाइंस के बीच में सामान्यतया गैप कितने का डिग्री का माना जाता है, 1 डिग्री का गैप का अंतर होता है, ठीक। तो जो ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ है, या आपका जो 19 डिग्री साउथ है, ये ध्यान रखना, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एक पॉइंट है, ना कि एक कोई लाइन है। अब लोग सर पॉइंट और लाइन का कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूं, तो पेपर में आपके क्वेश्चन बन के आता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो भैया आप काउंट करो, ये तो आपकी 0 डिग्री हो गई, ऊपर आपका कितना हो गया 90, तो ऊपर आपकी 90 लाइन्स हो गई, 90 डिग्री मतलब 90 लाइन्स हो गई, सपोज ऐसे मान लो। और साउदर्न पोल में आपकी कितनी लाइन्स हो गई, साउदर्न पोल में भी 19 डिग्रीज है, यानी 1 डिग्री को हम लोग एक सर्कल, एक लाइन मान लें तो 180 लाइन होगी। और 0 डिग्री जो इक्वेटोरियल लाइन से आपका यानी भूमध्य रेखा है, उसको हम लोग एक लाइन मान लेते हैं, तो हमारे पास टोटल लाइन्स कितनी होगी 181, ठीक है, अक्षांश रेखा होगी। लेकिन ध्यान देना है, आप जब रेखा की बात करोगे, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ के हैं कि हमारे पास कुल कितने अक्षांश है, तो 180, बिकॉज अक्षांश एक पॉइंट को संदर्भित करता है। लेकिन अगर लाइंस की बात कर दे तो ध्यान देना, ये जो 90 डिग्री है आपकी कोई लाइन नहीं है, ये एक पॉइंट है। जो 90 डिग्री साउथ है, ये कोई लाइन नहीं है, ये एक पॉइंट है, ठीक। यानी आप इसमें से 2 माइनस करोगे तो हमारे पास लाइंस कितनी है, तो लाइंस की बात बोलेगा तो अपने पास टोटल 179, ठीक है, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइन्स आपके पास, ठीक है। तो एक तो पेटी में जो क्वेश्चन बन के आता है, ये 179 घोटने से बेटर है, इसको समझ जाना होगा, ठीक। अब देखो, मैंने आपको बोला कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में अगर हम लोग एंगुलर हिसाब से देखेंगे तो 1-1 डिग्री के अंतर पे कुल 90 अक्षांश रेखाएं, नॉर्थ में कुल 90 अक्षांश रेखाएं आपके साउथ में होती हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है आपकी, जैसे सपोज कि ये अक्षांश रेखा, सॉरी ये तो अक्षांश रेखा नहीं है, सपोज कि ये आपकी हो गई अक्षांश रेखाएं, ओके, सपोज ये अक्षांश रेखा हो गई। अब 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो गैप होती है ना, जो दूरी होती है, ये जो दूरी आपकी, थोड़ा हाइलाइटर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये जो दूरी आपकी, ये आपकी होती है 111 किलोमीटर की, ठीक है। और ये एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, यानी क्या होती है, ये पैरेलल होती है। तो पहली बात ये पैरेलल होती है, दूसरी बात इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, इनके बीच की डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर
लगभग इनके बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक, अब एक चीज और समझना होगा, ये तो हमने देख लिया कि भाई कि ये देखो ये क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे, कहीं भी नहीं काटेंगे। ओके, लेकिन जैसे जैसे आप 19 डिग्री के करीब आते हो तो भाई पैरेलल तो वहां भी रहती है। यहां पे मैंने आपसे बोला कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो गैप होती है वो होती है 111 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस होता है, 111 किलोमीटर के बीच का। लेकिन जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो, चाहे वो नॉर्दर्न पोल की बात हो या साउदर्न पोल की बात हो, तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो तो चूंकि पृथ्वी पोल भी क्या होती है, थोड़ी चपटी है, ऐसे चपटी है। ठीक, पृथ्वी क्या है, पोल्स पे चपटी है। तो पोल्स पे चपटी होने के कारण क्या होता है कि जो गैप होता है, अक्षांशों के बीच का गैप होता है, वो यहां पे बढ़ जाता है, यहां पे ज्यादा हो जाता है, यानी यहां पे 111 किलोमीटर प्लस हो जाता है। ठीक, तो यानी अगर आपको स्टेटमेंट ये दे दे कि ध्रुव से पोल की तरफ जाने पे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। वो स्टेटमेंट क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन अगर देता है तो दिमाग रखना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, आप बोलोगे कि सर ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त लिखा हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो, बेसिकली तापीय आधार पे क्या किया गया है कि आपका पूरी की पूरी, ठीक है, जो ये अर्थ है इसका डिवीजन किया गया है। ठीक, जैसे आपने यहाँ पे कर्क रेखा देखा होगा और 23rd हाफ में आप यहाँ पे साउथ में मकर रेखा देखोगे। ठीक है, कर्क रेखा को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो इंग्लिश में कर्क रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं मकर रेखा को। अब देखो, जो सूर्य है आपका वो क्या होता है, वो कर्क और मकर रेखा के बीच में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर मूव करता रहता है। ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो यानी क्या, जो सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, सर्वाधिक जो आपका सूर्यातप प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और टॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच में प्राप्त होगा, इन दोनों के बीच में प्राप्त होगा। और सर्वाधिक टेम्परेचर का होगा, तो सर्वाधिक टेम्परेचर आपका भूमध्य रेखा के पास होगा, ध्यान देना, इक्वेटर के पास होगा, यानी भूमध्य रेखा के पास होगा। ओके, सर्वाधिक टेम्परेचर आपका क्या होगा, भूमध्य रेखा के पास होगा। तो जाहिर सी बात है, जो आप भूमध्य रेखा का वो बेल्ट अगर मैप में देखोगे तो भाई वो समुद्र के बीचों बीच पड़ता है। तो यही रीजन है कि भूमध्य रेखा के पास क्या होता है भाई, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वाष्पन ज्यादा होगा, वाष्पन ज्यादा होगा तो वर्षा ज्यादा होगा। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के पास क्या है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल भी ज्यादा होता है। ठीक, इसी कारण इन जगहों पे वर्षावन की प्राप्ति होती है, भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द क्या होती है, वर्षावनों की प्राप्ति होती है। और जैव विविधता भी यहाँ की क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, अब एक चीज समझो, तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इस आप समझना कि कर्क रेखा चूंकि बाउंड्री है, ठीक है, मकर रेखा क्या है, बाउंड्री है, इसके लिए 23.5 डिग्री हाफ, 23.5 डिग्री हाफ जो है वो कर्क रेखा होती है, और साउथ में यही क्या होती है, मकर रेखा के नाम से जानती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बेसिकली टेम्परेचर की वजह से इसका डिवीजन है, आदर्श स्थिति की वजह से। अब देखना, जब आप भूमध्य रेखा से ऊपर जाओगे या भूमध्य रेखा से नीचे जाओगे, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, तो वो आपका उष्णकटिबंधीय बेल्ट है। वो क्या है, वो आपका उष्णकटिबंधीय बेल्ट होता है। यानी 0 डिग्री से आप अगर 23rd हाफ नॉर्थ जाओ या 23rd हाफ साउथ जाओ, तो वो एरिया, वो जोन आपका कहलाता है उष्णकटिबंधीय। यानी अब देखो, अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसको कटिबंध के बीच, कटिबंध के नाम से शो करते हैं, कटिबंध कहते हैं। ठीक, देशांतर के बीच का जो एरिया होता है, आप बताओगे क्या उसको क्या कहते हैं, देशांतर के बीच, दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या कहते हैं? क्या इसको गोर कहते हैं, गोर कहते हैं, या कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं? ओके, कमेंट कर दीजिए आप लोग, कमेंट कर दीजिए आप लोग। ओके, तो ये चीज हम समझ गए। तो यानी ये उष्णकटिबंध हो गया, इसके ऊपर क्या होता है आपका शीतोष्णकटिबंध हो जाता है। कहां पे, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको पड़ता है 23.5 डिग्री हाफ से लेके, ठीक है, 67.5 डिग्री हाफ तक, नॉर्दर्न वाला एरिया जो है, और यही आपकी साउदर्न में तो दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, और नॉर्दर्न में क्या हो गया, आपकी उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। अब ध्यान देना है, ये जो आपका नॉर्दर्न वाला एरिया है, यहां पे सूर्यातप की प्राप्ति, चूंकि 6 महीने सूर्य भाई यहां से ऊपर जाएगा और 6 महीने क्या होगा आपकी दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो यही कारण है कि आर्कटिक ये जो जोन है ना, ये वाला जो आपका जोन है, यहाँ पे या तो 6 मंथ सन निकलेगा या फिर 6 महीने क्या होगी, 6 महीने यहाँ पे रात होगी। तो या तो सूरज निकलेगा तो सुबह रहेगी 6 महीने, और नहीं तो रात होगी। ओके, इसी आर्कटिक वृत्त पे आपका नॉर्वे है। ठीक है, इसी के लिए नॉर्वे को क्या होते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य का नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मध्य रात्रि में जो सूर्य आपको बेसिकली दिखाई पड़ता है वो आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, ये आर्कटिक वृत्त के ऊपर वाले जोन में। ठीक, तो ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ भी है। ठीक है,
आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसके बाद से हमारा आता है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूडनल। देखो लॉन्ग से आप समझ जाओगे कि लंबाई से संबंधित है, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस खींची जाती हैं वो नॉर्दर्न पोल से लेके साउदर्न पोल को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ध्यान देना, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इन लाइंस का सबसे बड़ा यूज क्या ना, आपके टाइम को लेके, समय के स्टैंडर्ड समय को लेके, स्टैंडर्ड टाइम को लेके। अब देखो, ठीक, अब होता क्या है कि भैया एक लंबे समय तक साइंस पे हम लोग कह लें या दुनिया पे कह लें, एक पकड़ क्या थी, ब्रिटिशर्स की पकड़ थी। तो ब्रिटिशर्स ने जो इमेजिनरी लाइन, प्राइम इमेजिनरी लाइन माना, जिसको हम लोग प्रधान या मजोत्तर लाइन भी कहते हैं, ठीक है, या प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, उसको मान लिया कि भैया वो ग्रीनविच से निकल रही है, जो वहां पे ग्रीनविच से निकलती है, जिसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी भी कहते हैं, ठीक। तो जो ग्रीनविच से निकलती है उसको उन्होंने मान लिया 0 डिग्री देशांतर, उसको उन्होंने क्या मान लिया, 0 डिग्री देशांतर मान लिया। और इसके जस्ट 180 डिग्री जो अपोजिट है वो क्या है, इंटरनेशनल टाइम लाइन है, अंतरराष्ट्रीय टाइम लाइन है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट जो 180 डिग्री है। अब समझो बात को, जब हम लोग इधर जाएंगे यानी साउदर्न की, इससे ईस्ट जाएंगे, सॉरी इससे ईस्ट जाएंगे, तो इसके ईस्ट में कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो कुल 180। भैया ऐसे ऐसे करते करते 180 एक डिग्री के अंतर पे। और अगर एक डिग्री के अंतर पे इधर जाए तो कितना है, 180, यानी टोटल 360 है। टोटल कितनी हो गया, 360। टोटल कितनी होगी, 360। अब एक चीज समझो, हम यहां से स्टैंडर्ड टाइम लाइन कैसे निकालते हैं भाई, कि अर्थ क्या होती है, 360 डिग्री रोटेट करती है कितने समय में, 24 आवर में, 24 आवर में रोटेट करती है। तो अगर हम आपसे पूछे कि भाई कि एक घंटे में अर्थ कितना रोटेट करेगी, तो 360 बाई 24, तो एक घंटे में जो रोटेट करेगी एक आवर में, वो आपकी 15 डिग्री रोटेट करेगी, 15 डिग्री घूम जाएगी। तो यानी अगर किसी स्थान की देशांतरीय स्थिति में 15 डिग्री का गैप है, तो मीन्स उसमें टाइम का स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है आपका जीएमटी जो है, उससे कितना अंतर होगा, मतलब सपोज इसको तो समझा देंगे, यानी सपोज कि यहां पे समझाते हैं ये 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर होता है। तो मैंने क्या किया भैया, ये आपने समझ लिया कि जीएमटी जो है 0 डिग्री देशांतर हो गया। अब यहां पे समझो बात ध्यान से, सपोज कि ये आपकी हो गई जीएमटी, सपोज कि आपकी होगी जीएमटी, ओके, यानी 0 डिग्री देशांतर हो गया, आपको देशांतर हो गया आपका। और हमने क्या देखा, हमने देखा भाई कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी जैसे से इधर ये मान लो, ये एक जो अगली देशांतर मैंने खींचा, सपोज कि क्या हुआ, ये 0 डिग्री आपका हो गया, ये 15 डिग्री देशांतर हो गया आपका, ठीक। इसी तरीके से आप आगे जाओ, ये मान के चलो ये आपका 30 डिग्री देशांतर हो गया, 30 डिग्री देशांतर हो गया। तो अगर आपका 0 डिग्री देशांतर यानी जीएमटी पे अगर 12 AM हो रहा है, 12 AM या चलो 12 PM, दोपहर मतलब 12 बज रहा है दोपहर का, ठीक। तो भैया आप समझो, अगर यहां पे दोपहर का 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री वाले स्थान पे कितना बजेगा, 1 बजेगा, इधर कितना बजेगा, 2 बजेगा, ओके समझे ना, इधर कितना बजेगा, 2 बजेगा। यानी जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, वैसे टाइम में क्या होगा, आगे दिखेगा आपको, टाइम कितना दिखेगा, टाइम आपको आगे दिखेगा। और जैसे जैसे हम लोग कहां जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे, तो टाइम हमको पीछे दिखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, ये मान लो आपका 0 डिग्री के वेस्ट वाली साइड का जो 15 डिग्री हो गया, ये मान लो कि इसके वेस्ट वाली साइड का जो 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, हर 15 डिग्री के अंदर पे, यहाँ पे 12 बज रहा है, तो यहाँ 11 बज रहा होगा, यहाँ कितना बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा। तो समझे, तो यानी जब हर 15 डिग्री पे क्या हो रहा है कि 1 घंटे का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग यहीं से क्या निकाल लें, 1 डिग्री का निकाल लें, ठीक है, तो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगती है, 4 मिनट टाइम लगता है। 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगी, 4 मिनट टाइम निकलेगा। अब अक्सर क्या होता है ना, यहीं से आपको क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि भैया जीएमटी पे इतना बज रहा है, तो इतने डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या टाइम हो रहा, इतने डिग्री पश्चिमी देशांतर पे क्या टाइम हो रहा। ये नॉर्मली आपको क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में बना के आता है, तो इस पैटर्न से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अभी एक आध क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके दिखा भी देंगे। जैसे इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपका मैं दिखाता हूं, ये देखो क्वेश्चन, जी क्वेश्चन आपका बन गया हुआ। तो हम लोग चूंकि अभी जस्ट समझे हैं, तो तुरंत का तुरंत क्या करते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न यानी 12 बज रहा है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है यानी वहां पे दोपहर का 12 बज रहा है, ठीक। तो भैया यहां पे क्या बज गया,
12 बज गया, दोपहर का क्या बज गया, 12 बज गया। तो कह रहा है एक जगह ऐसी है जहां पे सेम टाइम पे 5 बज रहा है, सेम टाइम पे क्या हो रहा है, शाम का 5 बज रहा है। तो भैया ग्रीनविच वाला जो आपका टाइम लोकेशन है यानी जीएमटी है, वहां पे क्या बज रहा है, वहां पे आपके बज रहा है दोपहर का 12, 12 PM हो रहा है। और कह रहा है कि एक ऐसा लोकेशन मैंने आइडेंटिफाई किया है जब यहाँ पे 12 बजती है तो सेम टाइम पे वहां पे शाम का क्या बजता है, 5 बजता है, 5 PM हो जाता है। ओके, शाम का 5 बजता है। अब समझो, तो कह रहा भाई कि ये लोकेशन ये किस डिग्री पे, अब जाहिर सी बात है यहाँ 12 बज रहा है और यहाँ क्या बज रहा है, 5 बज रहा है, आगे समय निकल रहा है, तो ये लोकेशन ईस्ट वाला लोकेशन होगा। एक तो भैया ये सोचने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने ईस्ट वाला लोकेशन आइडेंटिफाई किया, आपके पास पश्चिम वाला जो होगा वो तुरंत कट जाएगा। सोचना रहेगा, एक ऑप्शन तो आपको बिना पढ़े बिना सोचे कट गया, एक ऑप्शन आपका क्या हो गया, सीधे सीधे कट गया। अब हम लोग समझते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को क्या कहता हूँ मैं, ये खाली जो पेज है उस पर समझाता हूँ, तो मेरे फोटो की वजह से दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकंड, क्या हो रहा है, ठीक है, इस पेज पे समझा देता हूं तो फोटो दिक्कत नहीं करेगा। ओके, इधर दिखेगा, उधर थोड़ा फिर पीछे फोटो आ जा रहा है। अब समझो, तो यानी मैंने क्या बोला कि भाई कि जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ईस्ट है, तो आपका आप देखोगे इतनी आइडेंटिफाई करते आपका एक ऑप्शन तो निकल गया था, ये वाला ऑप्शन क्या होता आपका, ये वाला ऑप्शन तो तुरंत कट गया। अब समझो कि भैया यहाँ से 5 घंटे आगे है, तो मैंने क्या बोला कि 1 घंटे में आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 घंटे में कितने डिग्री का डिफरेंस आएगा, तो 5 घंटे में यहां से आपको 15 से गुणा कर दो, इसी में 15 से गुणा कर दो 15 डिग्री से। तो भैया 15 दूनी 30, 15 15 25 75 डिग्री, तो यानी 75 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो ईस्ट का ये ड्यूरेशन है, तो 75 डिग्री ईस्ट, तो 75 डिग्री ईस्ट आपका एक ही जगह पे है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह। तो इस पैटर्न पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आपके बन क्या हैं, मैं क्या करता हूं, ये चूंकि इस पीडीएफ को अगर शेयर करना पड़ा तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एक सेकंड बस टाइम दे रहा हूँ आप लोग मुझे। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आप लोग को ताकि काम बन जाए। हालांकि आपका मैक्सिमम कोशिश होना चाहिए कि अपने को मैक्स टू मैक्स जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो अब देशांतर रेखाओं का ये गुण समझ गए। जैसे मैंने बोला अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं होती है। आप देखोगे जब आप ध्रुव की तरफ जा रहे हो तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे से मिल जा रही है यहाँ पे, यानी इनके बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो कहाँ होती है, वो भूमध्य रेखा पे होती है। भूमध्य रेखा पे इनके बीच की जो दूरी होती है वो मैक्स होती है। और ये दूरी भी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर इसके बीच की दूरी होती है। लेकिन जैसे से हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जैसे से ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे से इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक, तो ये पैरेलल नहीं होती हैं इनके बीच, ये क्या होती है, एक दूसरे को क्रॉस करती कहाँ पे, पोल्स पे क्रॉस करेंगे। अच्छा, इधर का 180 डिग्री और इधर का 180 डिग्री एक वृत्त बनाएगा। तो कल को आपको बोल दे जो प्राइम मेरिडियन है वो ठीक है, वो किसके साथ सर्कल बनाती है, तो 180 डिग्री अपोजिट 180 डिग्री के साथ, ठीक है, यानी इंटरनेशनल तिथि रेखा के साथ, डेडलाइन के साथ वो एक सर्कल बनाएगी। ये क्वेश्चन भी बन के आया हुआ है, तो ये काम भी आपका हो जाएगा। अब कुछ बचा तो नहीं, लगभग चीज़ हमने देख ली। अब क्या कहते हैं, हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो मैक्स हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे इतना देर, तो भैया अपना जो मेन टफ टाइम है वो बीत गया। अब क्वेश्चन लगाने में चलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका, अच्छा एक क्वेश्चन आपका बन के जाता है कि भैया कि जो सपोज जो आपका ये जीएमटी है, ये जीएमटी है वो यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, यहाँ पे भूमध्य रेखा को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। तो भूमध्य रेखा और जीएमटी एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, तो एक दूसरे को काटती हैं वो गिनी की खाड़ी में। अब अफ्रीका देखोगे, अफ्रीका का मैप देखोगे तो वहाँ पे आपको गिनी की खाड़ी देखने को मिलेगी, शायद ये मैप है यहाँ पे। ओके, ये देखना, ओके, यहां पे वो काटते हैं गिनी की खाड़ी में। और गिनी की खाड़ी कहां पे, अटलांटिक ओशन में, इसी को अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन बन कह सकता है कि भाई कि कहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, कौन एक दूसरे को काटती हैं। तो भैया इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, उम्मीद करेंगे ठीक है, ये तो समझ में आएगा। एक सेकेंड भैया, क्लास बनाने के पहले मैं एक गलती हमेशा करता हूं और वो गलती मेरी रहती है, पेंसिल चार्ज करना भूल जाता हूं। ठीक है, जबकि इसको चार्ज करने में मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं। ठीक, वो लेकिन क्लास के बीच में दिमाग में आता है। ठीक, तो खैर
आप लोग बोलो चार्ज हो गया, 10-12% हो गया, अपना काम चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब लोग क्वेश्चन पे जाएंगे सीधा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। तो भैया एक तो पहला क्वेश्चन अभी जस्ट मैं कोशिश किया हूँ जहाँ पे फोटोज वोटोज लगा सकते हैं बढ़िया सा, वो लगा लेते हैं, ठीक। आपका काम क्या होना चाहिए, एक बार भैया गूगल करके आप गिनी की खाड़ी देख लोगे और उससे संबंधित जो कंट्रीज है, ठीक है, उन कंट्रीज का नाम देख लोगे, क्योंकि पेपर में कब कहां से जाके क्वेश्चन बना दे ये कोई ठीक नहीं है। तो पैरेलली जो चीजें दिखती चलें उस पर काम करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया इसको मुझे लगता है हटाता हूं, ये आता हूं। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन पहला लग गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अच्छा देखो पहले ये क्वेश्चन बन के आते थे, इधर आप पिछला 4-5 साल उठा लोगे तो ऐसे क्वेश्चंस बन के नहीं आए। पहले क्वेश्चन क्या बन के आते थे, ये क्वेश्चन कर्क रेखा के ऊपर भी बन के आता था। इंडियन ज्योग्राफी में भी आप देखोगे बन गया है कि भाई कर्क रेखा की सबसे नज़दीक कौन सा सिटी है। ये नॉर्मली क्वेश्चन आप देखोगे पहले के समय में 5-7 बार बन के आया है, ठीक है। तो यही काम किया कि भैया कि कुछ कैपिटल्स को लिख दिया है। यहाँ पे क्या, बीजिंग हमको पता है भाई कि चीन का कैपिटल है कि क्या है बताइए आप लोग, रोम इटली का है, नई दिल्ली भारत का है, न्यूयॉर्क आप लोग बता दो, ठीक। तो सिंपल सी बात है ना, ये कह रहा है कि भाई कौन सा क्या है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा दूरतम उत्तर में स्थित है, यानी उनकी अक्षांशी स्थिति जानने की आपको कोशिश कर रहा है कि भैया कौन सा, ठीक है, किसकी अक्षांशी स्थिति क्या है, दूर है। तो इसको मैं ये कहूँगा यार कि थोड़ा सा अपने लोग देख लेंगे, ठीक, इसको आप पता चलेगा आप कितने सिटीज़ का याद करोगे, ठीक है। तो दिमाग में अगर थोड़ा ना कर्क और मकर रेखा जब पढ़ेंगे, एक बार मैप देखोगे तो एटलीस्ट आपको एक इमेज बन जाएगा, ठीक है, ये शहर क्या है, ये कंट्री क्या है कि कर्क रेखा के ऊपर है, ये मकर रेखा के नीचे है। तो वो एक अंदाजा लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन अब बन के आते भी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर ही लिया है, ठीक। चौथा नंबर भी क्वेश्चन हमने समझ लिया था, मैंने समझा दिया था कि कौन सा देशांतर प्रधान या मयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो आपका 180 डिग्री है, ये तो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अब ये 5वें नंबर टाइप के क्वेश्चन हम नहीं आते हैं। अब देखो ये क्या कर रही है, कह रहा है कि प्रधान या मयोत्तर गुजरती है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया प्रधान या मयोत्तर गुजरती है। अब देखो 4 फैक्ट्स आपको ऐसे ट्रिक्स मिल जाएंगे आज, 4 जो आपको तैयार करना होगा। एक तो आपका हो गया प्रधान या मयोत्तर के ऊपर, ठीक है, एक ट्रिक आपको हो जाएगा प्रधान या मयोत्तर के ऊपर, यानी जो आपका जीएमटी है, प्रधान या मयोत्तर 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी ये मैं क्या बात कर रहा हूं आपको 0 डिग्री, ठीक है, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूं, देशांतर की बात कर रहा हूं, ओके। एक हम लोग यहां पे देखेंगे भूमध्य रेखा के बारे में, एक हम लोग देखेंगे कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देखेंगे, ठीक है, और एक हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, मकर रेखा के बारे में देखेंगे। मकर रेखा, इनमें से क्या है कि कौन कौन सी कंट्री इन पे स्थित है, ये क्वेश्चन बन के आता है और उनको पता है कि हम ये गलत करा लेंगे, सबको याद होगा नहीं और आप याद कर भी नहीं पाओगे। बेटर होगा ना कि आप इसका कोई ट्रिक बना लो। देखो मैं ये जो ट्रिक लिखा हूं ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक्स क्या है, आप खुद भी ऐसा कर लेना, कभी भी आपको ट्रिक ढूंढना रहे तो आपको टॉपिक का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करना रहेगा और शॉर्ट वीडियो वाले सेक्शन में जाना आप लोग, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों ने बढ़िया काम किया है इस पे, शॉर्ट वीडियो वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे क्या है आपको ट्रिक्स मिल जाते हैं, ठीक, और ये आपको याद करने में मददगार साबित हो जाते हैं, ठीक। मैं यही करता हूँ, मेरा खुद का ये मसाला नहीं है, मार्केट में मिला हुआ मसाला ही है, ठीक है। वो होता ना कि वो कोई बड़ा पाव बनाएगा तो बोलेगा भाई ये मैं सीक्रेट है मेरा, ये मैं घर से बना, ठीक है। तो भैया सीक्रेट मसाला बनाना रहता बढ़िया तो केरल वाले, कर्नाटक वाले ये बनाएंगे, आप कहाँ बना लेंगे सीक्रेट मसाला, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, हमारे लिए मजाक का विषय है। अब देखो ट्रिक क्या था, ये मैंने आप इसे इधर बना सकते हो, ये मैंने बनाया नहीं है, मैं क्या पता घाट में बीएसएफ, ठीक है, ये एक ट्रिक है आपको प्रधान या मयोत्तर याद करने का तरीका। अब देखो घाट में बीएसएफ का मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, घाट मतलब समझना, यहाँ पे जीएच का मतलब हो गया, घाट का मतलब हो गया घाना, ठीक है, ई का मतलब हो गया अल्जीरिया और टी का मतलब हो गया टोगो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से मैंने घाट को एक पास लिख दिया है। तो घाट में 3 कंट्री आ गई, जीएच से घाना, ए से अल्जीरिया और टी से टोगो। तो 3 कंट्री आपके घाट हो गया। घाट आगे क्या लिखा था, घाट में एमई, तो एम से माली और ई से इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, ई से इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम। अब आपके पास इसके पास से क्या बचा, बीएसएफ। तो बीएसएफ को मैंने नॉन हाइलाइटेड है यानी सफेद कलर में है। तो बी से बुर्किना फासो, एस से स्पेन और एफ से फ्रांस। तो आपके पास कुल कितनी कंट्रीज हो गए जो आपकी यहां से निकलती हैं, तो टोटल 8, टोटल आपकी
8 कंट्रीज हो गई जो कहाँ से निकलती है, जो कि प्रधान या मध्योत्तर से निकलती हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेना कि घाट में BSF, GS से आपका हो गया घाना, ठीक है, ए से हो गया अल्जीरिया, टी से हो गया आपका टोगो, में एम से हो गया माली, ई से हो गया इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, और BSF तो बी से हो गया आपका बुर्किना फासो, एस हो गया स्पेन, और एफ से हो गया आपका फ्रांस। तो ये क्या है, ये आपका है आपका हो गया ये प्रधान या मध्योत्तर, यानी जो हम लोग ग्रीनविच देशांतर या 0 डिग्री देशांतर है। तो 0 डिग्री जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से निकलती है, देशांतर कहाँ से निकलती है, तो इन कंट्रीज से निकलती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे निम्नलिखित में से किससे गुजरती है, ठीक है। अब इजी है, आप इसको कर लोगे, ठीक है। अब इसको तो कराना नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आप बता दो भैया कि वो कौन, ये मतलब अल्जीरिया निकलती है और 2 मतलब फ्रांस निकलती है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, ठीक है। कह रहा है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, क्योंकि जो तिथि निर्धारक रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक। अब देखो ये 180 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है। हमको पता है कि भाई 15 डिग्री बराबर क्या होता है, 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा। 12 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बराबर क्या हो गया, 12 घंटे। तो यही कारण है कि इनके बीच में 12 घंटे का अंतर है। तो कथन कारण की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। अच्छा देखो ये क्या कर रहा है, 45 डिग्री अक्षांश पर, तो भाई कुल 90 डिग्री होते हैं। तो ये क्या कहने कि मध्य अक्षांश के बारे में चर्चा कर रहा है। तो भैया ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध में मध्य अक्षांश की चर्चा कर रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध में मध्य अक्षांश की चर्चा कर रहा है। तो ये दोनों तो नहीं होगा। तो ग्लोब पर 2 अक्षांशों के बीच की जो न्यूनतम जो दूरी नहीं होती है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या क्या गया है कि भैया कि इसको 8 लाइन कुल 8 पॉइंट्स पे इसको मोड़ा गया, कुल 8 जगहों पे इसको मोड़ा गया है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ऐसा ना हो कि एक ही देश में क्या हो जाए, 2 टाइम जोन बन जाए। इसके लिए तो इसको कुल क्या कहेगा भाई, ये स्ट्रेट ना जाके, आप ध्यान से देखोगे अगर आपकी स्क्रीन पे देखोगा तो क्या है, कई जगहों से मुड़ी हुई है। तो टोटल 8 पॉइंट से 8 स्थानों से इसको मोड़ दिया गया इंटरनेशनल डेट लाइन को, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन को कुल 8 जगहों से क्या किया गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन को कुल 8 जगहों से मोड़ दिया गया है, ओके। जैसे यहाँ पे आ देना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, कुल 8 जगहों से मोड़ा गया है, ठीक है। ये मैप को आप जूम कर लेना, एक बार गूगल से डाउनलोड भी कर लोगे तो बहुत इजीली डाउनलोड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है, ठीक है, सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा। तो चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि भाई ईस्ट में प्लस करेंगे, वेस्ट में माइनस करेंगे, ठीक है। वेस्ट का मतलब माइनस, ऐसे होना कि ईस्ट से अगर आप वेस्ट जाओगे तो समय क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे भी एक तरीका है याद करने का। तो वेस्ट में माइनस दिमाग में रखना है, ईस्ट में आपको प्लस दिमाग में रखना है, ठीक। अब आपको जितने डिग्री का अंतर आएगा, भैया 1 डिग्री में लगता है 4 मिनट, तो वही 4 मिनट से गुणा कर देना, प्लस या माइनस करके एग्जैक्ट टाइम निकाल लेना है। तो बहुत आसान है। तो ये चीज छोड़िए आप लोग। आपको अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए क्या, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये हमारे पास आप नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो भैया विषुवत रेखा, आपको ये तो नहीं जानना चाहिए विषुवत रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, सबको पता है भाई। जो 0 डिग्री अक्षांश है वो आपको विषुवत रेखा होती है। कर्क रेखा क्या होती है, 23.5 डिग्री हाफ, ठीक है, जो है नॉर्थ की, वो आपकी हो गई कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ की जो रेखा हो गई वो आपको हो गई मकर रेखा। अब देखो मेनली क्वेश्चन क्या पूछ के आया है कि भाई ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती हैं या किन किन देशों के निकलती हैं, ये आप पीवाई के ऊपर तो कई बार क्वेश्चन बना के आया है। सबसे बड़ी बात है विषुवत रेखा पे पिछले 4 सालों में 2 बार क्वेश्चन आ गए, पिछले 4 सालों में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जहां तक मैं सही हूं, ये 2023 में भी क्वेश्चन बन के आ चुका है, ठीक, और 2020 में भी, ये देखो 2020 में भी क्वेश्चन बन के आया था, ठीक। तो ये 2 टाइम लगातार क्वेश्चन, पिछले 4 सालों में 2 बार क्वेश्चन बन के आ गया। तो इसी तरीके से चांस है कि कर्क रेखा या मकर रेखा की बारी आ जाए, और बढ़िया होगा अगर यहां से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि आगे फिर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, क्योंकि इस पूरे पिछली 2 क्लासेस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम उनकी संख्या 1 रहेगी। इसके पहले 3 से 4 क्वेश्चन बनते थे, लेकिन इधर का पैटर्न उठाओगे तो अब क्वेश्चन की संख्या उतनी नहीं रही है। अब सौरमंडल से 1 क्वेश्चन आ जाए तो एक अलग की बात है, ओके।
अब लोग आते हैं विश्वत रेखा। विश्वत रेखा का देखो यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक। वो ट्रिक क्या है कि सीबीआई सो गया काका की कमाई से। ये भी मैंने कहां से निकाला है? ये भी मैंने यूट्यूब से ही निकाला है। ये भी मैंने यूट्यूब से ही निकाला है। सीबीआई सो गया काका की कमाई से, ये क्या है? विश्वत रेखा पर स्थित देशों को याद करने का ट्रिक है। अब देखो सीबीआई सो गया तो सी से क्या हो गया? सी से कोलंबिया हो गया, बी से क्या हो गया? ब्राजील हो गया, आई से क्या हो गया? आपका इक्वाडोर हो गया। तो सीबीआई का मतलब क्या हो गया? सीबीआई का मतलब हो गया कोलंबिया, बी से ब्राजील, आई से इक्वाडोर, तो सीबीआई हो गया, ठीक। अब यहां पे आगे क्या कर रहा है? सो गया, तो यहां ध्यान देना, सो का मतलब होता है आपका सोमालिया, ठीक है। सो का मतलब क्या हो गया? सोमालिया हो गया। ग का मतलब क्या हो गया? गैबोन हो गया। और या का मतलब क्या हो गया? युगांडा। या का मतलब युगांडा हो गया। तो यानी इस तरीके से आपको क्या करना है ना कि सीबीआई सो गया काका की कमाई से, ये आप अगर एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे तो इजीली आप विश्वत रेखा पे स्थित देशों के नाम तैयार कर लोगे। तो ये अभी हम लोग देखें, जैसे हमने देखा कि भाई गया में आपका गैबोन है, सो गया, ये आपका हो गया सो से सोमालिया, और यहां से हो गया ग से गैबोन हो गया, ओके। ग से क्या हो गया? ग से गैबोन हो गया। तो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरती है? किससे गुजरती है नहीं पूछ रहा, किससे नहीं गुजरती है? तो भैया सीधी सी बात है कि एक से तो गुजरती है और दो से भी गुजरती है। तो एक यहां पे है, ये आंसर होगा नहीं। दो यहां पे है, ये आंसर होगा नहीं। दो यहां पे है, ये आंसर होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जगह, यानी 3 और 4 से नहीं गुजरती होगी। अब आपको क्या करना कि जो ये ट्रिक था सीबीआई सो गया काका की कमाई से, मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा, ठीक है। थोड़ा फैक्ट से हो सकता है आप बोर हो रहे हो, ठीक, बट आप सोचो कि आपको तो मिल जा रहा है सीधा, मैं ढूंढ के लाके एक पास रखा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरा फोटो उसमें से कट कर देना, ठीक, और स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना। एक दो बार रिवीजन करोगे तो विश्वास रखो ये चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, ये चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिक, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं यार, विश्वत रेखा पे स्थित देशों का ट्रिक तो हमने तैयार कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कर्क रेखा पे स्थित देशों का ट्रिक देख लेते हैं। तो ये कर्क रेखा पे क्वेश्चन कहां बन गया है? यह बन गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। फिर वही क्वेश्चन पूछा। तो कर्क रेखा पे जो स्थित देशों का ट्रिक है वो आपका क्या है भैया? बहुत भयानक सा ट्रिक है। अच्छा, इसका ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक। अच्छा देखो, ट्रिक है ये कि ये बताओ मामा मामी से बाहर चाची इनाम ले आए। भैया ये मैं वहीं से देखा हूँ, ठीक। तो मुझे लगा भैया ये थोड़ा सा मामा मामी चाचा चाची ये तो तैयार हो जाएगा, ठीक। तो कोई एक ट्रिक किसी यूट्यूबर ने बनाया कि ये बताओ मामा मामी से बाहर चाची इनाम ले आए। अब इसमें समझने को सकते, देखो ये से अब इसने यूएई को, ठीक है, हिंदी वाले से इंग्लिश वाले से इन्होंने लिख दिया है ये को संदर्भ हो गया आपका यूएई से, ठीक। बल्कि मैं कहूँगा यूएई निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, आप लोग तैयार कर भी लो, ठीक है। तो यू का मतलब गया यूएई। बताओ, अब देखो बताओ में क्या होगा? ब का मतलब अब यहां पे देखोगे, ठीक है, ब का मतलब यहां पे लिख रहा है बांग्लादेश, ठीक है, पीला वाला देखना। ता का मतलब ताइवान और ओ का मतलब ओमान। तो भैया बांग्लादेश, ताइवान, ओमान, बताओ का मतलब हो गया। तो ये बताओ यानी यूएई, बांग्लादेश, ताइवान, ओमान, इससे निकलता है। इनमें से कोई कंट्री का नाम यहां पे लिखा है? नहीं निकलेगा है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये बताओ क्या? मामा और मामी। मामा मामी का मतलब क्या होता है पहले ये याद कर जाओ, और चाची का मतलब क्या होता है ये याद कर जाओ। देखो मामा मामी देखो, माँ का मतलब यहाँ पे लिखा है म्यांमार, ठीक है, और यहाँ पे अगले माँ का मतलब लिखा है माली। तो म्यांमार और माली ये हो गया मामा। अब मामी देख लेते हैं, ठीक है। अगला माँ यहाँ पे मॉरितानिया है और मी यहाँ पे मैक्सिको हो गया, ठीक है। तो मामा मामी का मतलब क्या हो गया? म्यांमार, माली, मॉरितानिया और मैक्सिको। तो ये आपका मामा मामा मामी हो गए, ठीक है। ये 4 कंट्री का नाम, मतलब गजब का ट्रिक बनाते वो लोग। और अपनी भी मजबूरी भाई क्या तैयार करना है, तो बैठ के बनाओगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो सिंपल से होता है। अब अगली बारी आपकी है से, तो से हो गया आपका सऊदी अरब। सौ से आपको हो गया सऊदी अरब। बाहर, बा का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे देखोगे, बा का मतलब यहाँ पे ढूंढते हैं कहाँ पे लिखा है, सॉरी बा का मतलब नहीं, पूरी बाहर। बाहर का मतलब क्या है? बहामास है। चाची, बाहर क्या से आगे आपका है चाची। तो चा का मतलब यहाँ पे देखना आप लोग, ठीक है, भी आप लोग ढूंढिए चा कहाँ पे है। ची तो यहाँ पे दिख गया, ची से मतलब यहाँ पे हो गया चीन, ठीक। और हाँ, चा यहाँ पे चार्ड है, चार्ड एक्चुअली ऊपर लिखा नहीं था, चार्ड यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चाचा का मतलब हो गया, चा से चार्ड हो गया और च से चीन हो गया। तो चाची का मतलब क्या है? चार्ड और चीन है। मामा मामी का मतलब क्या हो गया? म्यांमार, मैक्सिको, माली, मॉरितानिया। चीन का मतलब चाची का मतलब क्या हो गया?
चाड और चीन। तो ये 6टी तो मतलब रिश्तों के नाम हो गए, ठीक है। अब रिश्तों के नाम में से भी अभी कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो चाची के पास से इनाम ले आई। अब यहाँ पे इनाम में ई जो है, ई से इंडिया है, भारत, ठीक है, भारत। ई से इंडिया हो गया, ना से नाइजर हो गया, और इनाम, ठीक है, इनाम लेके आई, ठीक है, म से आपका हो गया, इधर कुछ छूट रह गया, ठीक है, हालांकि सब तो लिखा हुआ है, ठीक है, ना से मतलब नाइजर हो गया, समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ले से लीबिया लिखा है, ठीक है, मिस्र हो गया, इजिप्ट, इजिप्ट मतलब मिस्र, ऐसे समझना, ठीक है। यहाँ पे आ से अल्जीरिया हो गया। तो इस ट्रिक में मतलब फिट कर लेना अपने आप को, ठीक है, थोड़ा सा घोटोगे तैयार हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको देख लेना। तो एक मेरी कहना है, आप क्या करना, आपको कोई और ट्रिक बताना हो, मेरा क्या था ना, मैंने सिंपल से मैंने पहले ही बोला, मैंने गूगल की और सॉरी यूट्यूब किया, जो मुझे ट्रिक्स दिख गया, थोड़ा सा मुझे ये लगा कि यार इसमें चाचा चाची मामा मामी है तो याद हो जाएगा, ठीक। तो मैंने, आप चाहो तो कोई और ट्रिक अगर देखना चाहते हो तो आप शॉर्ट वीडियो में जाना, आपको बढ़िया बढ़िया ट्रिक मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो से बढ़िया बढ़िया ट्रिक मिलेंगे। बस दिमाग में रखना, ये ट्रिक्स का काम आपको बस ये होगा ना, पहले सिनोनिम से आप गेस कर जाओगे। जैसे मान लो आपको, ठीक है, यू क्वेश्चन सपोज कि आपका है, ठीक है, ईरान यहाँ पे है, ठीक है। अब हमको पता है कि यार कि आपको ये कहानी याद है कि ये बताओ मामा मामी से बाहर चाचा चाची इनाम लेके आई, ठीक है। तो अगर आपको पता है इनाम, ई में इंडिया था तो भारत शामिल था, ठीक है। म्यांमार में आपको पता है वो मामा मामी वाले म्यांमार शामिल है, ठीक है। इजिप्ट मिस्र में शामिल हो गया। तो यानी आप ईरान को गेस करोगे, काट दोगे, तो सिनोनिम्स पकड़ में आ जाए। इसका एक सिंपल तरीका है, आप यूट्यूब शॉर्ट्स का तरीका अपनाओ। मैं मतलब नॉर्मली उन तरीका, अच्छा यूट्यूब शॉर्ट्स का मैं यहीं पे यूज़ नहीं करता हूँ। आपको कभी रिवर्स तैयार करना हो ना, तो मतलब बहुत बड़ी होता क्या ना कि कई सारे यूट्यूबर्स के पास बहुत अच्छी तकनीक है, तो वो क्या करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से रिवर्स, कैसे कैसे उसमें ट्रिब्यूटरीज आके मिलने, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, बीच में पठार मिल रहा है तो पठार बना दे रहे हैं, पर्वत मिल रहा है पर्वत बना रहे हैं, ठीक है, कोई झरना मिला तो वाटरफॉल बना दे रहे हैं वहाँ पे। तो बढ़िया तरीके से समझाते हैं, वो एक इमेज दिमाग में बनती चली जाती है और कहानी बन जाती है, ठीक। तो मेरा ये रहेगा कि उन ट्रिक्स का यूज करना। इसी तरीके से देखो मकर रेखा का ट्रिक यहाँ पे है, माँ अम्बा बचाओ पनामा से, ठीक, माँ अम्बा बचाओ पनामा से। तो उसमें ये ट्रिक हो गया, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे माँ का मतलब यहाँ पे मेडागास्कर था, ठीक है, माँ अम्बा, अन से आपका अर्जेंटीना हो गया, बा से आपका ब्राजील हो गया, बचाओ, ठीक है, ब से बोत्सवाना हो गया आपको, ठीक है, ब से बोत्सवाना हो गया, चा से चिली हो गया, ओ से ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस तरीके से आप माँ अम्बा बचाओ पनामा से, प से हो गया आपका पराग्वे, ना से हो गया नामीबिया, ठीक है, ना का से हो गया नामीबिया, और से मतलब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को स से कर दे रहा है दक्षिण अफ्रीका। तो यानी इस ट्रिक की वजह से क्या होगा ना कि एक इमेज, देखो ये वाला ट्रिक आसान है, माँ अम्बा बचाओ पनामा से, थोड़ा मुझे भी करके दिखा वाला वो लगा, बट कुछ भी अगर आपको नहीं मिलता है तो इन ट्रिक्स को एक जगह नोट करना, 2-4 बार रिवीजन करना रखा, विश्वास मानो जिस हिसाब से फ्रीक्वेंसी और विषुवत रेखा की बड़ी है, चांस है इस बार कर्क या मकर पे क्वेश्चन बना के दे दे, कर्क या मकर पे क्वेश्चन बना के दे दे, तो हम लोग यहाँ से रेडी रहेंगे इसको भी करने के लिए। ओके, बेटर होगा कि मैं कोई और नहीं होगा तो मैं भी एक बार यूट्यूब देखिए कुछ और भी शॉर्ट्स निकाल लूँगा, खुद ही बना दूंगा कुछ, ठीक, ताकि याद कर सके, क्योंकि मेरा विश्वास है यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा और आता है। तो अभी तो जितने क्वेश्चन थे वो इसी पैटर्न पे थे। अब आगे देखो क्या करा है, कह रहा है कि विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है। यानी आप देखोगे कि वर्ष में 2 बार ऐसा होता है जब दिन और रात बराबर होता है। तो देखो ये आपका हो गया इक्वेटर, ये आपका हो गया इक्वेटर, विषुवत रेखा। अब होता है कि एक बार आप देखोगे सन क्या होता है नॉर्दर्न स्फीयर में जाएगा और एक बार लौट के वापस कहाँ आएगा, साउदर्न स्फीयर में आएगा, ठीक है, साउदर्न स्फीयर में आएगा। तो भैया क्या है कि सूर्य क्या ना देना, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो जो संक्रांति टर्म्स मकर का यूज आप लोग कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, ये टर्म्स जो सुनते हो वो कहते हैं कि बेसिकली वो एक सीमा, एक बाउंड्री है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का, यानी सूर्य के उत्तर की तरफ यानी नॉर्दर्न गोलार्ध में जाने का और साउदर्न गोलार्ध में जाने का, ठीक है, ये एक सीमा होती है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि नॉर्दर्न स्फीयर में अगर देखोगे आप लोग, उत्तरी गोलार्ध में देखोगे आप लोग, तो देखिए 21 मार्च को सूर्य प्रवेश करता है, 21 मार्च को एंट्री करेगा, ठीक है। और 20 से 21 जून को क्या होता है आपका नॉर्दर्न स्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, 20 से 21 जून को।
अब 21 मार्च के बाद लगभग 6 महीने बाद साउदर्न स्फीयर में आपकी 23 सितंबर को एंट्री करेगा, और 21 जून के लगभग 6 महीने बाद आप देखोगे तो आपका साउदर्न स्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा। तो भाई जब नॉर्दर्न स्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा तो सोचो साउदर्न स्फीयर में क्या होगा, सबसे बड़ी रात होगी, सीधी सी बात है, सबसे बड़ी रात होगी। और यहां पे क्या होगा, जब साउदर्न स्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा तो नॉर्दर्न स्फीयर में सबसे बड़ी रात होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये इसका आंसर बहुत आराम था, इसको टिक करना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो इसी तरह से आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा किस भी, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, आर्कटिक वृत्त पे या विषुवत रेखा पे, ठीक। आंसर देख के मत बोलना भाई, ओके। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा, तो ये तो हम लोग देख ही लिए, पहले ही देख लिए, ठीक। तो अब यहाँ पे कहीं नॉर्दर्न स्फीयर या साउदर्न स्फीयर का नाम लिखा नहीं है, तो हमारे लिए भी ठीक है, एकदम फ्री गेम था। अभी पता है एकदम फैक्चुअल है, मतलब मैं खुद भी थोड़ा बोर होता हूँ इन चीज़ों को, मतलब मुझे अपने लिए तैयारी करना था ना, तो मैं इसको आधे घंटे में कंप्लीट करता। मैं देखो क्या पढ़ता, अगर बोलोगे सर इतना मतलब, तो मुझे ना अक्षांश, अब यार अक्षांश क्या है, देशांतर का, ये कौन पढ़ने बैठता है, ठीक है। तो मैं सिंपल सी कहता ना कि कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, मकर रेखा कहाँ से निकलती है, विषुवत रेखा कहाँ से निकलती है, ये देख लेता, एक बार रिवीजन कर लेता कि भाई कि दिन और रात बराबर कब होते हैं, ठीक है, किस कब बड़ा दिन होता है, कब छोटा दिन होता है, ये बेसिकली थोड़ा सा इंटरनेशनल डेट लाइन का वो याद कर लिया कॉन्सेप्ट। हमको होता है कि भारत में इंटरनेशनल, भारत का जो राष्ट्रीय मानक समय वो किस देशांतर पे। अच्छा ये भी आपसे क्वेश्चन, अब तो कि भारत का राष्ट्रीय समय 22.5 डिग्री है, 83.5 डिग्री है, 81 डिग्री है, या इनमें से कोई नहीं है। इलाहाबाद को पता है नैनी से निकलती है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, हम मतलब कि ये कहां से निकलती है, इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, ओके। और ये किन की, अच्छा चलो इतना ही बताओ, अभी तो बस इतना बताओ, बाकी चीज देख लेंगे। ये क्या, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है भारत की, ओके। तो ये चीज हो गया, हम लोग कहां पे थे, यहां पे थे, ओके। तो मतलब मैं ये बेसिक्स देख के ना आगे बढ़ता, मुझे अगर इन एरियाज में कहीं टाइम देना भी रहता तो मैं ग्रहों की विशेषताओं के ऊपर, किसके पास उपग्रह नहीं है, उनके उपग्रहों के नाम देखने के लिए, ठीक है, यहां पे टाइम देता और मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में निकल जाता, ठीक। क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस कराने थे, दिया था, इसलिए इन चीजों को कराना पड़ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे अधिक होगी। तो भैया दोपहर को अब सोचो कि सबसे लंबा दिन कब होगा, जब सूर्य एकदम सर पे चमकेगा, 21 जून को, 21 जून को, सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो मतलब ये आपकी यहां से आज की क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। देखो भैया जो मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, इसको सिंपल जानने का तरीका क्या ना, आप ये फैक्ट आपको पता ही होगा, आप लोग पढ़ते हो, नॉर्वे को हम लोग मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, और नॉर्वे कहाँ है, आर्कटिक वृत्त पे स्थित देश है, आर्कटिक वृत्त पे। तो सिमिलर की, और ध्रुव पे होता है 6 महीने के दिन, 6 महीने की रात होती है। तो मध्य रात्रि का सूर्य आपको आर्कटिक वृत्त से आगे देखने को मिलेगा, यानी उत्तरी ध्रुव पे या तो देखने को मिलेगा, या तो ये घटना आपको दक्षिण ध्रुव पे देखने को मिलती है, ठीक। न ये कर्क रेखा पे देखने को मिलेगी, न ये भूमध्य रेखा पे देखने को मिलेगी, ओके। तो ये सिंपल था। अब देखो कुछ जगहों पे एक क्वेश्चन में अंतर है एक्सप्लेनेशन में, अब मैं आपको बता देता हूं वो क्वेश्चन कौन सा है, वो ये क्वेश्चन है, ओके। अभी संक्रांति मैंने समझा था, अब ये क्वेश्चन में अंतर क्या है, देखो वाईसीटी ने और घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन में यहां पे अंतर है, ठीक। वाई से अब देखो क्या कर रहा है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य का उदयांश क्या होगा, ठीक है, ठीक है, यानी डिग्री पता होता ना कि कितना होगा। अब ध्यान देना, वाईसीटी कह रही है कि भाई कि अर्थ क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ओके। तो इसके लिए वो क्या कर रही है, वो मान रही है 90 डिग्री से माइनस करके आपकी 66.5। लेकिन चूंकि कर्क और मकर के बीच में एंगुलर डिस्टेंस कितना है, 23.5 डिग्री, साउथ जाओगे तो मकर मिलता है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ जाओगे तो आपको कर्क मिलेगा। तो दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस है वो आपका 47 डिग्री का है, ठीक। तो इसके लिए वाईसीटी कह रही है कि भाई कि इसका आंसर क्या होगा, 43 होगा, क्योंकि जब 90 से 47 माइनस करोगे तो 43 आएगा। अब इस
इस विवाद को थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, ये किसका आंसर सही मानना है, तो थोड़ा टाइम दे दो, वो मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये एक अंतर है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ही डिस्कस करना चाहती जा समझा। हालांकि मेरे दिमाग में था कि पहले बोलूंगा ही नहीं, कल ला के इसको देख लूंगा जो भी सही और गलत रहेगा, ठीक है। तो ये एक टाइम लगेगा, मैं उसको देख के सही सुधार करा दूंगा, ओके। उम्मीद करेंगे अच्छी क्लास बेटर लगी, अराउंड 45 मिनट की क्लास भी हुई। अब वो कल की क्लास से मजा आएगा, थोड़ा सा भूगर्भीय इतिहास वाला एक वो टॉपिक है। इसके बाद से आपकी फिर तो ज्वालामुखी पठान ये सब पढ़ने में तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक। यहाँ से थोड़ी भी बोरियत नहीं लगेगी। जो था इनिशियली यहीं तक था। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।